सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये जीके जैसे संबंधित होंगे। वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। तो ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम प्रत्येक क्वेश्चन को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, डॉट 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 उन भाषाओं में से एक है जिसमें एक समकालीन भारतीय मुद्रा नोट के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है। जो भारतीय मुद्रा नोट है, इसके पीछे देखिए, यहाँ पे देखिए जो भाषाएं हैं, कुल बता दें भारतीय मुद्रा नोट पे कुल 17 भाषाएं। कितने भाषाएं? कुल 17 भाषाएं हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना। कितने भाषाएं? कुल 17 भाषाएं। यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये पूरा 17 भाषा है। ठीक है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन से भाषा उसमें मुद्रित है भारतीय मुद्रा पे। सिंहली, नेपाली, बर्मी, जोंगखा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाली। नेपाली भाषा भारतीय मुद्रा के नोट पे छपा हुआ है ना, पीछे मुद्रित क्या हुआ, नेपाली भाषा। बाकी इसके अलावा सिंहली नहीं है, बर्मी भी नहीं है, जोंगखा भी नहीं है, क्या है, नेपाली है। कुल 17 भाषा कौन कौन से है उसे भी आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, पहला हो गया असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये यहाँ गिनिएगा तो 15 आएगा। एक हिंदी हो गया और एक इंग्लिश हो गया। तो 15 दूँ 17 भाषाएं हैं कुल जो भारतीय मुद्रा के नोट पे मुद्रित हुआ था है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर जो भी नहीं जानते तो आज जान लिए। ठीक है, यही सभी भाषा हैं जो भारतीय मुद्रा के नोट के पीछे छपा रहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, नेपाली भाषा। नेक्स्ट है कि डॉट डॉट को फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया है। किसे फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया, आपको ये बताना है। रामायण को, अर्थशास्त्र को, महाभारत को, ऋग्वेद को। बता दें, रज्मनामा के रूप में फारसी में अनुवाद महाभारत का किया गया है। किसका? महाभारत का। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन? वेद व्यास। वेद व्यास, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाभारत। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? रज्मनामा के नाम से, नकीब खां बदायूनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल त्यौहार, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, डॉट डॉट में मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। हॉर्नबिल त्यौहार ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। बोले ना, आज का जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर 20 प्रश्न आप कर लिए, हॉर्नबिल त्यौहार 20 प्रश्न तो लेके आए हैं। इसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे वो कम से कम 50 क्वेश्चन प्लस होगा। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में। किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नागालैंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, वो कौन सी अनुसूची है? तो बता दें, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में सूची है कौन कौन? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसके बाद एक और सूची को जोड़ा गया, अवशिष्ट सूची। कौन? अवशिष्ट सूची। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन है, जिसे केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएंगे, समवर्ती सूची में दोनों केंद्र भी बनाएंगे राज्य भी बनाएंगे, अवशिष्ट सूची में ये केवल केंद्र सरकार ही बनाएंगे। तो इसमें जो शक्ति का विभाजन किया गया किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन में दिया 4थी अनुसूची, होगा इसमें? नहीं। 9वीं में होगा? नहीं। 8वीं में होगा? नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा जो सूचियां हैं किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। 4थी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का मतलब बंटवारा राज्यसभा में। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित। उसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा है। ठीक है, सभी अनुसूची को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में 12 अनुसूची है। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती नहीं गुजरती है ना? तो ऑप्शन में दिया त्रिपुरा, राजस्थान, असम, झारखंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, असम राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है,
बाकी त्रिपुरा से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, झारखंड से भी होकर गुजरती है, असम से होकर नहीं गुजरती है और कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच। क्वेश्चन पूछता भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें असम नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा, विधान परिषद। बता दें विधानसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। विधानसभा पूछे या लोकसभा पूछे, विधानसभा पूछे या लोकसभा पूछे, सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगर विधान परिषद पूछे, विधान परिषद, विधान परिषद पूछे या तो राज्यसभा पूछे, विधान परिषद पूछे या राज्यसभा पूछे, इसमें सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। कितने? 30 वर्ष। तो याद रखिएगा, विधानसभा या लोकसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद या राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। यहाँ पे विधानसभा पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 25 वर्ष। विधानसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, चारों बातों को। नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर गुजरती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, कौन नदी है? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माही नदी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, और ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? तो स्थानीय सरकार की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, इसमें कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल है पहले उसको देखिए। एक ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति है, पंचायत समिति है, और तीसरा है जिला परिषद। जिला परिषद। तो ये 3 है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में। पहला ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया ग्राम पंचायत तो है, जिला परिषद भी है, पंचायत समिति भी है, कौन नहीं है? तो ग्राम समिति नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राम समिति स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। कौन? ग्राम समिति। शामिल कौन कौन है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। नेक्स्ट है कि मत यानी कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? हम लोग वोट देते हैं ना, तो वोट देने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 326, 44, 352, 356। तो बता दें इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 326 में वोट देने का अधिकार है। वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 44 में क्या है? कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, जो कि केवल एकमात्र राज्य में लागू है, गोवा में। समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये चारों अनुच्छेद को याद रखिएगा। वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता जो कि केवल गोवा राज्य में लागू है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा 29 बौद्ध गुफा मंदिरों की श्रृंखला है? यानी कि 29 जो बौद्ध गुफाएं हैं, ये कौन सी गुफा में 29 बौद्ध गुफा मंदिर है, वो कौन सी गुफा में? एलोरा की गुफा में, एलिफेंटा, अजंता या बराबर? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजंता की गुफाएं में है 29 बौद्ध गुफाएं। कौन सी गुफा में? अजंता की गुफाएं। ये सभी गुफाएं हैं कहाँ, उसको आप एक बार देख लीजिए, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, अजंता की गुफा, ये तीनों कहाँ हैं? मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है तीनों गुफा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? एलोरा गुफा, एलिफेंटा गुफा, अजंता गुफा। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। अब बराबर की गुफा ये अपना बिहार में है। कहाँ? बिहार में है,
ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि 29 बौद्ध गुफा जो है वो किस गुफा में है, बौद्ध गुफा मंदिर, तो अजंता की गुफा में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। और ये तीनों महाराष्ट्र मुंबई में, बराबर की गुफा बिहार में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद जो 2.5 दिन का झोपड़ा था का निर्माण करवाया था। बता दें 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर राजस्थान में बनाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बलबन के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा या इल्तुतमिश के द्वारा। तो बता दें गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर के राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस मतलब कौन से भाग के द्वारा किया जाता है? ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, 7वीं अनुसूची, प्रस्तावना। तो भारत के कौन सा संविधान के कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो भाग 4। कौन सा भाग? भाग 4। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। क्या है? नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद पूछिएगा। अनुच्छेद अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाग 4 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 36 से लेके 51 तक में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। उसके बाद ये किस देश के संविधान से लिया गया डीपीएसपी? तो आयरलैंड। किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड देश के संविधान से। ठीक है। तो ये चारों पॉइंट को याद रखिएगा। भाग 4 जो कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। भाग 4 के अंतर्गत क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में। और किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के देश से लिए गए। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। ये सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के समय में सामाजिक पार्टियों और शराब पर किसने प्रतिबंध लगाया था? दिल्ली सल्तनत के समय, दिल्ली सल्तनत कुल 5 राजवंशों के द्वारा शासित हुआ। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो 5 राजवंशों के द्वारा दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था। तो आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत के समय सामाजिक पार्टी और शराब पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG का वेतन और सेवा शर्त कौन तय करता है ना? उसका जो वेतन है, ये सेवा शर्त है, वो कौन तय करता है? CAG का राष्ट्रपति तय करता है, संसद तय करता है, प्रधानमंत्री तय करता है, या भारत का संचित निधि? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद। संसद के द्वारा तय होता है CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का वेतन और सेवा शर्तें। ठीक है। अभी कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? बता दिए, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अभी तुरंत बताते हैं अनुच्छेद 44 में, जो कि एकमात्र राज्य में लागू है। कहाँ? गोवा में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 44। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। 21 में, 18 में उपाधियों का अंत है। 47 में पोषण न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षर है लिटरेसी दर? तो ये केरल में होगा। सबसे अधिक कहाँ है? केरल में। और सबसे कम अपना बिहार में साक्षरता दर। ठीक है। तो यहाँ पे अधिक पूछा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। कम पूछता सबसे कम, तो बिहार हो जाता। नेक्स्ट है कि ये करंट से क्वेश्चन डाल दिए कि बेंजामिन नेतन्याहू, ये नाम को आपने सुना होगा, अगर नहीं सुने तो देख लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में 6ठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बता दीजिए, इजराइल देश के 6ठी बार प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लिए। कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इजराइल।
तो आ गया ये आज का लास्ट प्रश्न है, और बता दें टोटल 20 प्रश्न हम बोले थे लेके आए हैं और 20 प्रश्न का डिस्कशन करा दिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर को जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है बाण सागर बांध किस नदी में है? नर्मदा, ताप्ती, सोन, गोदावरी। तो इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जैसा आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।